स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एमजी पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर। ये अप्लाइड मैकेनिक्स का यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 2.4 मतलब यूनिट 2 का आज चौथा लेक्चर कवर अप हो रहा है। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स किसके अंडर में? सिस्टम ऑफ फोर्स के अंदर में। सिस्टम ऑफ फोर्स के अंडर में इसमें दो टाइप के सिस्टम आपने बना लिए थे, एक कोप्लेनर वाला, फाइन, एक नॉन कोप्लेनर वाला। ठीक है ना? और प्रत्येक में तीन तीन टाइप के फोर्स आपने देख लिए थे, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट और पैरेलल। इसमें भी कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, पैरेलल, और उसका एक पूरे बॉक्स के डायमेंशन से आपने सारे एग्जांपल समझ लिए थे कि सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस कौन से हैं, सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस कौन से हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद वाली जो टॉपिक आती है वो है आपका रेक्टेंगुलर composition of forces। ठीक है, या फिर आप इसे दूसरे लफ्जों में भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अधिकतर सारी किताबों में यही चलता है, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, हिंदी में इसे लिखेंगे बलों के लंबवत दिशा में वियोजन। बलों के लंबवत दिशा में वियोजन। अब इसका मतलब क्या है? ये सारी चीजें आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से हम समझा देंगे। आप लोग को ये टॉपिक एकदम क्लियरली आपके दिमाग में प्रिंट अप हो जाएगा। आपको फिर आगे जो है इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी या भी कोई भी कंफ्यूजन उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, अभी इस टॉपिक को हम ऐसे लिखा हुआ रहने देते हैं। इसको समझने के लिए एक बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे ही ये पूरा टॉपिक कवर अप हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों एक ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक अभी रेस्ट पोजीशन में है, यानी स्थितिज पोजीशन में है। ठीक है, इस पर आपने एक फोर्स लगाया F, कौन सी दिशा में? दाईं दिशा में। ठीक है, तो इस फोर्स का प्रभाव क्या होगा कि इस पूरे ब्लॉक को रेस्ट से किस में ला देगा? मोशन में। बात समझ में आ रही है? यानी जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उसी दिशा में मोशन हो रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे कि ये मैंने ये डस्टर लिया हुआ है, ये अभी ये रेस्ट पोजीशन पे है। मैं अगर इसे हाथ से इधर खींचूं तो इधर ही तो आ रहा है ना, मेरे इधर खींचने पर उधर तो नहीं जा रहा है ये। यानी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स दिया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या मोशन हो रहा है। ये बिल्कुल यूनिवर्सली ट्रुथ बात है। ठीक है, अब उसी तरीके से मान लीजिए कि एक और ब्लॉक है। ठीक है, और इसके अप साइड में फोर्स लग रहा है। तो इस नियम के अनुसार जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? मोशन हो जाएगा या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, अभी देखिए, अभी आपने सीधा दाईं वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इसको ड्रैग किया था, खींचा था फोर्स के जरिए, तो हॉरिजॉन्टली ही डिस्प्लेसमेंट आया। अब यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई बकेट उठाते हैं, तो उसको उठाने का मतलब है उसका हैंडल पकड़ के आपने जो फोर्स उस पर एग्जर्ट किया, लगाया, वो वर्टिकली अपवर्ड है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो बकेट जो है, पानी से भरा हुआ बकेट है, वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, या फिर कोई ब्लॉक बंधा हुआ है, उस पर रस्सी लगी हुई है, उस रस्सी को पकड़ के आप खींचेंगे दाईं ओर या बाईं ओर, तो ब्लॉक ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने फोर्स दाईं साइड में एग्जर्ट किया है, लगाया है, तो वो ब्लॉक का रिजल्टेंट क्या आएगा, दाईं साइड में ही डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। कोई ब्लॉक है, दाईं ओर फोर्स लगाया, दाईं ओर डिस्प्लेसमेंट। कोई ब्लॉक है, ऊपर की ओर फोर्स लगाया, तो ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट। अब हमें बताइए कि अगर मान लीजिए एक ब्लॉक है और इस पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स F1 इस डायरेक्शन में दाईं ओर और दूसरा फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में F2। ये फोर्स चाहेगा कि ये ब्लॉक इधर जाए, ठीक है, इसका इफेक्ट ये होगा कि ये ब्लॉक को इधर ड्रैग करेगा। इस वाले फोर्स का इफेक्ट ये होगा कि ये इसको ऊपर की ओर खींचे। ब्लॉक जाएगा कहाँ, यही चीज़ यहाँ पे समझना है कि अगर दो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगते हैं, और यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये 90 डिग्री पर है, यानी दो फोर्सेस अगर 90 डिग्री पर किसी बॉडी पर लग रहे हैं, तो इस फोर्स का इफेक्ट है कि इस बॉडी को यहाँ ले जाए, इस फोर्स का इफेक्ट है कि ये बॉडी को यहाँ ले जाए, लेकिन फाइनली बॉडी ट्रेवल कहाँ करेगी, ना इसकी डायरेक्शन में प्रॉपरली, ना इसकी डायरेक्शन में प्रॉपरली, इन दोनों के जो बीच का रास्ता होता है वो पकड़ लेती है बॉडी, ये। ठीक है, यानी फोर्स F1 इसको इधर खींचना चाह रहा था, फोर्स F2 इसको इधर खींचना चाह रहा था। बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लगे हैं, तो किसी एक फोर्स की डायरेक्शन में न जाकर बॉडी दोनों के ही कॉमन वाली डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाएगी। ठीक है ना, अभी मान लीजिए बॉडी का पोजीशन यहाँ है, इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर अगर बॉडी आ जाती है, तो हम ये देखेंगे ना कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। यहाँ से F1 की तरफ से इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, और यहाँ से अपवर्ड वाली फोर्स की वजह से इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। बातें आपको समझ में आ रही है? बहुत ही क्लियरली मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे एक बॉडी है, बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, ये दो फोर्स आपस में परस्पर 90 डिग्री के कोण पर है, तो बॉडी ना इस वाले फोर्स की डायरेक्शन में प्रॉपरली जाएगी, बिल्कुल एग्जर्ट, है ना, और ना ही F2 वाली डायरेक्शन में प्रॉपरली या एग्जैक्टली F2 की डायरेक्शन में जाएगी, बल्कि दोनों के जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होता है, यानी ऐसा डायरेक्शन जो दोनों के लिए ही कॉमन हो, तो उस डायरेक्शन को ही फॉलो कर देती है। तो ये बीच के जो लाइन है, जो डॉटेड हमने दिखाया है, वो एक ऐसी लाइन है जिससे F1 की भी डिस्टेंस पता चल जा रही है कि F1 की वजह से कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, और F2 की भी डिस्टेंस यहाँ से कवर कर ले रही है। ठीक है ना, अभी जैसे मान लीजिए कि ये O पॉइंट पर था, ओरिजिन इसका 0,0 था, और ये वाले पॉइंट का ओरिजिन है 5,5, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 5,5 है, यानी ये डिस्टेंस 5 मीटर इधर भी है, 5 मीटर इधर भी है। इस वक्त क्या था, 0,0 था, लेकिन दोनों फोर्स लगा, दोनों फोर्स के लगने से ना डायरेक्शन इधर गया ना इधर गया, बल्कि इधर चला गया और पॉइंट ए पे पहुंच गया। और पॉइंट ए पर पहुंचने पर इसका कोऑर्डिनेट देखने पर पता चलता है कि ये हॉरिजॉन्टली 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है और वर्टिकली 5 मीटर डिस्टेंस भी ट्रेवल कर चुकी है। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट था दो फोर्सेस के लगने का और उस पर एग्जर्ट होने वाले मोशन का, कौन सी डायरेक्शन में बॉडी ट्रेवल करेगी। ठीक है, इसको और ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर ये चीज़ क्लियर हो गया तो आगे आपका जो रिजल्टेंट निकालने का जो डेरिवेशन है वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जितने भी थ्योरम्स हैं आपके, लामीज थ्योरम है, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस का थ्योरम है ना, और पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस का थ्योरम है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का
थ्योरम है। ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी कब, जब आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि जैसे किसी भी पिंड पर दो बल लगते हैं, से F1 और F2, तो बॉडी इनके बिल्कुल रिजल्टेंट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। रिजल्टेंट से R हमने डिनोट कर दिया, ठीक है ना। और एंगल मान लिया कितना है, थीटा है। कहाँ से, बेस से, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल ये बना रहा है रिजल्टेंट फोर्स, वो है एंगल थीटा। ठीक है, सब बात समझ में आ गई। इसका उलट करके भी आप समझ सकते हैं कि यदि कोई फोर्स किसी बॉडी पर किसी एंगल पर लग रहा हो, किसी एंगल पर लग रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि इसके दो भाग होंगे जो इसको इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए मजबूर कर रहे होंगे। जैसे ये दोनों फोर्स थे, इन दोनों के फोर्स के कॉम्पोजिशन से मिलने से ही ये फोर्स का डायरेक्शन यहाँ आया और मोशन भी यही हो रहा है। तो अगर कोई फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई दो फोर्स ऐसे होंगे जो अपने अपने फोर्स को एक्सर्ट कराने के चक्कर में इस पूरे बॉडी का फोर्स का डायरेक्शन ये आर की ओर जा रहा होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। बिल्कुल ही क्लियरली मैं बता रहा हूं, एक बार फिर से इसको क्लियर में करता चलूं कि यदि किसी बॉडी पर दो लंबवत फोर्स एक्सर्ट होते हैं, ठीक है, यदि किसी बॉडी पर दो फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं, से F1 और F2, तो दोनों के ही डायरेक्शन को मिला करके जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो ट्रेवल करता है। यानी ये जो रिजल्टेंट है इसमें F1 का भी कोई अंश है और F2 का भी अंश है। ठीक है, इसी के उलट वाला जो कन्वर्जन है वो ये है कि यदि किसी बॉडी पर एक फोर्स जो किसी एंगल पर एक्सर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई दो ऐसे फोर्स का नियोजन होगा, जो एक हॉरिजॉन्टल लग रहा होगा और एक वर्टिकल लग रहा होगा, तभी तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना, तो कोई भी बॉडी अगर किसी एंगल थीटा पर किसी बॉडी पर लग रही है, तो आपका उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजोल्यूशन यानी मान निकालने को ही आप क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रिजोल्यूशन का मतलब वियोजन, उसको तोड़ना। अभी ये फोर्स है आर रिजल्टेंट, इसमें इन दोनों फोर्सेस का यानी F1 और F2 का कॉम्पोजिशन है, कुछ ना कुछ भाग है, अंश है। तो F1 का कितना भाग है और F2 का कितना भाग है, यही चीज आपको कैलकुलेट करना है किसमें, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में। ये बात समझ में आ गई। इसमें पढ़ना क्या है आपको, तो इसको पढ़ने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट की जरूरत थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। कॉन्सेप्ट ये था कि यदि किसी बॉडी पर दो बल लगते हैं 90 डिग्री पर, F1 और F2, तो दोनों के बल के लगने से ना बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी ना इस डायरेक्शन में मूव करेगी, बल्कि वो डायरेक्शन को अपनाएगी जिसमें F1 और F2 का दोनों का भाग हो, दोनों का अंश हो। यानी कि मान लीजिए एक R फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है जो कि F1 और F2 को दोनों को कंपोज किए हुए है, तो बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। और इसके उलट कॉन्वर्सली क्या है कि यदि अगर किसी बॉडी पर कोई रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है जो एंगल थीटा पर है, इसका मतलब इसका वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोजिशन होगा, जिसकी वजह से ये डायरेक्शन अपना थीटा तय कर चुका है। यानी कि अब वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपको कैलकुलेट करनी है, और ये सारी चीजें आती हैं आपकी रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आइए इसको एक रेक्टेंगल बना के पूरा क्लियर करते चलते हैं। ये हमने तैयार कर लिया एक ब्लॉक, ठीक है, और इस ब्लॉक पर ये पॉइंट है A,
बी, सी और डी। ठीक है, बी पॉइंट से दो फोर्स लग रहे हैं, एक है F1 और दूसरा है F2। F1 और F2। तो जैसा हमने कॉन्सेप्ट इसका बताया था कि बॉडी ना F1 डायरेक्शन में जाएगी ना F2 डायरेक्शन में जाएगी, बल्कि ऐसे डायरेक्शन को प्रेफर करेगी जिसमें दोनों F1 और F2 का अंश हो। यानी कि ये जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये जो डायरेक्शन है ये रिजल्टेंट फोर्स होंगे। यानी रिजल्टेंट फोर्स अगर हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस फोर्स में कुछ F1 का भाग भी है और F2 फोर्स का भी भाग है। अगर हम मान लेते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे मूव कर रही है, इंक्लाइंड कितने पर है, थीटा एंगल पर है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक लंबवत लाइन को जोड़ दें, लंबवत लाइन जोड़ दी, और इस पॉइंट से इस वाली पॉइंट पर एक लंबवत लाइन जोड़ दें, तो अब आपके सामने क्या दिख रहा है, एक F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, और ये रिजल्टेंट फोर्स है। और इसको एक जोड़ देने पर, लंबवत ड्रॉप कर देने पर, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देने पर एक पूरा क्या बन जा रहा है, एक रेक्टेंगल बन जा रहा है। ठीक है ना, इसको और इस पूरे इतने पार्ट को हम और थोड़ा जूम करके देखते हैं, यानी और बड़ा बना के देखते हैं कि ये था आपका F1 फोर्स, ये था F2 फोर्स, ये F1, ये F2, फाइन। और ये था रिजल्टेंट आपका, ये हो गया रिजल्टेंट। बहुत साफ क्लियर समझ में आ रहा है। ये एंगल कितना था, थीटा। अब क्या है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, और ये जो फोर्स था ये आपका था रिजल्टेंट का R। ठीक है ना, आपको क्या कैलकुलेट करना है, F1 कितना है और F2 कितना है, यही सारी चीजें आपको कैलकुलेट करना है। क्योंकि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में आप यही देखते हैं कि यदि कोई भी रिजल्टेंट फोर्स है तो उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कितने वैल्यू का फोर्स उस पर एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि इसका पॉइंट हम मान लें PQRS, इसका नाम दे दें PQRS। PQRS एक क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जिसमें से PRS एक 90 एंगल वाला ट्राइंगल तैयार होता है, जिसपे एंगल P कितना है, एंगल P है थीटा डिग्री के बराबर। ठीक है, एंगल S है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है ना, तो 90 डिग्री वाला आपको जब आपको दिख रहा है, यानी इस डायरेक्शन में, इस पूरे ट्राइंगल में, यानी आप ऐसे देखें ट्राइंगल PRS में जो PR है वो है हाइपोटेनस, ठीक है, PS है वो है बेस, ठीक है, और RS क्या है, RS है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब ये देखेंगे बच्चों कि आपको कौन कौन से साइड्स को कंसिडर करना है। आपको निकालना क्या है, F1 निकालना है और F2 भी निकालना है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज लेंगे जिसमें F1 और F2 दोनों ही कवर अप हो जाए। ठीक है, अब देखिए आते हैं इस पे। हाँ, तो बच्चों हम लोग ये देख रहे थे कि एक रेक्टेंगल हमारा तैयार हो गया था, इससे आपको F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट करना था। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है, इसको हम जो है डेरिवेशन इसके पूरे वैल्यू F1 और F2 का नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा यानी लेक्चर नंबर 2.5 उसमें कवर अप करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें।